जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन यूनिवर्सिटी पर। जैसा कि हम लोग सिविक्स में पहला टॉपिक पढ़ चुके थे, शीत युद्ध का दौर। आज हम लोग का दूसरा टॉपिक है, आपका वो दूसरा टॉपिक है ध्रुव ध्रुवीयता का अंत। आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में आपको इसका सारे टॉपिक मिल जाएंगे। आपका यहाँ से स्टार्ट होता है। शीत युद्ध के चरमोत्कर्ष काल में बर्लिन दीवार का निर्माण शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक बनी। 1989 में पूर्वी जर्मनी की जनसाधारण अवधारणा के वशीभूत 150 किलोमीटर से भी अधिक लंबी तथा 28 वर्ष पुरानी इस दीवार को विशाल जनसमूह के द्वारा तोड़ दिया गया था। इस नाटकीय ऐतिहासिक घटना की परिणति द्वितीय विश्व के पतन एवं शीत युद्ध की समाप्ति में हुई। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जो जर्मनी विभाजित हो चुका था, दीवार भंजन होने के उपरांत जर्मनी का एकीकरण हो गया। सोवियत संघ के पक्ष में आए यूरोप के 8 देशों ने जनता के प्रदर्शनों को दृष्टिगत रखते हुए अपने साम्यवादी शासन को परिवर्तित कर दिया। शीत युद्ध के उत्तरार्ध में सोवियत संघ एक मूक दर्शक के रूप से उपस्थित रहा। सोवियत संघ का उक्त कृत्य किसी सैन्य विवशता के कारण नहीं, अपितु जनसाधारण की सामूहिक कार्यप्रणाली के दबाव के फलस्वरूप हुआ था। अंत में स्वयं सोवियत संघ का विघटन हो गया। प्रस्तुत अध्याय में हम दूसरी दुनिया के विघटन का तात्पर्य, कारण तथा उनके परिणामों के विषय में चर्चा करेंगे। सोवियत शासन के पतन के पश्चात विश्व के इस भाग में क्या हुआ और इन देशों से भारत के संबंधों के विषयों में भी चर्चा करेंगे। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, गोर्बाचेव और सोवियत संघ का गठन। तो 1980 के दशक के मध्य में सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने मिखाइल गोर्बाचेव ने इन व्यवस्थाओं में सुधार करना चाहा। पश्चिम के देशों के द्वारा सूचना तथा प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में क्रांतिकारी प्रगति हो रही थी। सोवियत संघ को इस प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत लाने में अनेक सुधारों की आवश्यकता थी। गोर्बाचेव ने पश्चिम के देशों के साथ संबंध सामान्य बनाने तथा सोवियत संघ को लोकतांत्रिक रूप देने का निर्णय लिया। इस निर्णय की परिणति का अनुमान शायद किसी को भी नहीं था। पूर्वी यूरोप के देश जो सोवियत खेमे के भाग थे, इन देशों के नागरिकों ने प्रशासन तथा सोवियत नियंत्रण का विरोध करना आरंभ कर दिया। अतीत की भांति गोर्बाचेव के शासनकाल में सोवियत संघ ने ऐसी अनियमितताओं में इस प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया। पूर्वी यूरोप के साम्यवादी सरकारें एक के बाद एक अपना जनाधार खो बैठी। सोवियत संघ के बाह्य परिवर्तनों के साथ साथ आंतरिक संकट भी गहराता चला जा रहा था। इससे विघटन की गति में तीव्रता आई। गोर्बाचेव ने देश के अंदर न केवल आर्थिक राजनीतिक सुधारों का क्रम चलाया, अपितु जनतंत्रीकरण की नीति को भी संचालित किया। इन सुधार नीतियों का कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं द्वारा भरसक विरोध किया गया। 1991 में एक तख्ता पलट भी हुआ, जिसके फलस्वरूप कम्युनिस्ट पार्टी से संबंधित गर्मपंथियों ने इस प्रक्रिया को और अधिक बढ़ावा दिया। 1991 के दिसंबर माह में 3 बड़े गणराज्यों रूस, यूक्रेन और बेलारूस ने सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा की। कम्युनिस्ट पार्टी प्रतिबंधित हो गई तथा परिवर्ती सोवियत गणराज्यों ने पूंजीवाद तथा जनतंत्र को अपना आधार बनाया। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, सोवियत संघ के विघटन का घटना चक्र यहाँ पर आपको पूरा दिया हुआ है, इसको ध्यान से एकदम देखें। जैसे हैं, मार्च 1985 में मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव चुने गए थे। 1985 मार्च में मिखाइल गोर्बाचेव जो थे वो सोवियत संघ के कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव चुने गए थे। बोरिस येल्त्सिन को रूस की कम्युनिस्ट पार्टी का प्रमुख बनाया गया था। सोवियत संघ में सुधारों की श्रृंखला शुरू की। अक्टूबर 1989 में सोवियत संघ ने घोषणा की कि वार्सा समझौते के सदस्य अपना भविष्य तय करने के लिए स्वतंत्र हैं। नवंबर में बर्लिन की दीवार गिरा दी गई थी। फरवरी 1990 में गोर्बाचेव ने सोवियत संसद ड्यूमा के चुनाव के लिए बहुदलीय राजनीति को प्रारंभ किया। सोवियत सत्ता पर
कम्युनिस्ट पार्टी का 72 वर्ष पुराना एकाधिकार समाप्त हुआ था। जून 1991 में येल्त्सिन का कम्युनिस्ट पार्टी से त्यागपत्र रूस के राष्ट्रपति बने। 1 अगस्त 1991 में कम्युनिस्ट पार्टी के गर्मपंथियों ने गोर्बाचेव के खिलाफ एक असफल तख्तापलट पर प्रयास किया था। दिसंबर 1991 में रूस, बेलारूस और उक्रेन ने 1922 को सोवियत संघ के निर्माण से संबंध संधि को समाप्त करने का फैसला किया और स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल बनाया। आर्मेनिया, अजरबैजान, मोल्दोवा, कजाकिस्तान, किर्गिज़स्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान और राष्ट्रकुल में शामिल जॉर्जिया 1993 में राष्ट्रकुल का सदस्य बना। संयुक्त राष्ट्र संघ में सोवियत संघ की सीट रूस को प्राप्त हुई थी। 25 दिसंबर 1991 में गोर्बाचेव ने सोवियत संघ के राष्ट्रपति के पद से त्यागपत्र दिया और सोवियत संघ का अंत किया। ठीक, यहाँ पर जैसे है सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ, आखिर क्या कारण था कि विश्व की दूसरी महाशक्ति अचानक ही कैसे बिखर गई। उक्त प्रश्न मात्र सोवियत संघ तथा साम्यवाद के अंत के लिए ही नहीं अपितु किसी भी राजनीतिक व्यवस्थाओं के पतन का कारण जानने के लिए आवश्यक है, क्योंकि सोवियत संघ के रूप में इस प्रकार राज्य व्यवस्थाएं न प्रथम ही रहीं और न अंतिम ही। सोवियत संघ के विघटन के अनेक कारण हो सकते हैं, किंतु इस विषय के द्वारा हम एक सर्वमान्य ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। निस्संदेह सोवियत संघ की राजनीतिक आर्थिक संस्थाएं अपने अंतरिम दुर्बलताओं के कारण जनता की महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण न कर सकी। कालांतर में यही सोवियत संघ के पतन का कारण सिद्ध हुआ। अनेक वर्षों तक उनकी अर्थव्यवस्था गतिरुद्ध रही। फलस्वरूप उपभोक्ता वस्तुओं का अभाव होना प्रारंभ हो गया। सोवियत संघ की जनसंख्या का एक बड़ा भाग अपनी राज्य व्यवस्था को संदेह की दृष्टि से देखने लगा और उन पर उनकी कार्यप्रणाली का प्रश्न चिन्ह लगने लगे। वास्तविकता तो यह है कि जब गोर्बाचेव ने सुधार प्रक्रिया शुरू की तो जनसमूह की अपेक्षाओं तथा आकांक्षाओं का ज्वार उमड़ पड़ा जो कि अनुमानित नहीं था। इन आकांक्षाओं के पारावार पर पार पाना एक प्रकार से असंभव कृत्य ही हो गया था। सोवियत संघ में जनता के एक वर्ग का विचार था कि गोर्बाचेव के सुधारों की गति में तीव्रता लानी चाहिए। लोग उनकी कार्य पद्धति से निराश हो गए थे तथा अपना धैर्य खोने लगे थे। गोर्बाचेव उनकी आशानुकूल कार्य में दक्षता का परिचय नहीं दे पा रहे थे। संभव है कि विकास की मंद गति भविष्य में लाभप्रद होती, किंतु साधारण जनसमूह के विचार ठीक इनके विपरीत थे। जैसे यहाँ पर विघटन की परिणतियाँ क्या थीं, तो सोवियत संघ की दूसरी दुनिया तथा पूर्वी यूरोप की समाजवादी व्यवस्था के पतन के परिणाम विश्व राजनीति के परिप्रेक्ष्य में गंभीर रहे। सामान्यतः इससे 3 प्रकार के दूरगामी परिवर्तन हुए जिनके द्वारा विश्व की राजनीति भी प्रभावित हुई थी। एक तो दूसरी दुनिया के पतन का परिणाम शीत युद्ध के समय के संघर्ष की समाप्ति में हुआ। समाजवादी प्रणाली पूंजीवादी प्रणाली को पराजित कर पाएगी अथवा नहीं, इसका परिणाम सामने आ चुका था। अब इस विचारधारा आत्मविवाद का कोई अर्थ नहीं था। शीत युद्ध के इस विवाद ने दोनों पक्षों की सेनाओं को उलझाए रखा और इसके साथ ही शस्त्र की तेज प्रतिस्पर्धा आरंभ हो गई। परमाणु शस्त्रों के संचय में वृद्धि हुई। विश्व सैन्य गुटों में विभाजित हो गया। शीत युद्ध की समाप्ति पर शस्त्र प्रतिस्पर्धा समाप्त हुई तथा विश्व में एक नवीन शांति की संभावना का उदय हुआ। द्वितीय परिणाम यह हुआ कि विश्व राजनीति में शक्ति संबंध परिवर्तित हो गए तथा इस कारण विचारों एवं संस्थाओं के अपेक्षित प्रभाव में भी परिवर्तन हुआ। शीत युद्ध के अंतिम चरण में मात्र 2 ही संभावनाएं शेष थीं, या तो बची हुई महाशक्ति का वर्चस्व बना रहेगा और एक ध्रुवीय विश्व की स्थापना होगी, अथवा फिर अनेक देश अथवा देशों के
देशों के अलग अलग समूह अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में महत्वपूर्ण घटक बनकर अपनी उपस्थिति प्रदर्शित करेंगे। इस प्रकार बहुध्रुवीय विश्व की रचना होगी जहां किसी का भी वर्चस्व नहीं होगा, लेकिन हुआ यह कि अमेरिका एकमात्र महाशक्ति के रूप में उभरा। तृतीय तथ्य यह है कि सोवियत संघ का अंत अनेक नवीन देशों की संभावना के साथ हुआ। इन सभी देशों की अपनी पहचान तथा अपनी नीति है। पूर्व साम्यवादी देश और भारत ने सभी साम्यवादी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए हैं। उनमें से भी रूस तथा भारत के संबंध अधिक गरिमामय एवं मैत्रीपूर्ण है। भारत की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण भाग भारत के रूस के साथ संबंध है। भारत एवं रूस के आपसी संबंध परस्पर विश्वास तथा साझे हितों के गौरवमय इतिहास के साक्षी हैं। साथ ही साथ दोनों देशों की अपेक्षाएं तथा आकांक्षाएं समान हैं। भारतीय हिंदी सिने जगत के सितारे राज कपूर से लेकर अमिताभ बच्चन तक से रूस तथा पूर्व सोवियत संघ के निवासी परिचित हैं। संक्षेप में कहा जा सकता है, भारत की संस्कृति यहाँ के जनमानस का एक अंग है। जैसा कि यहाँ पर भारत और सोवियत संघ के बारे में यहाँ पर कुछ अलग से दिया हुआ है। जैसा कि पहला यहाँ से, शीत युद्ध के दौरान भारत एवं सोवियत संघ के संबंध बहुत प्रगाढ़ थे। इससे आलोचकों को यह कहने का अवसर भी मिला कि भारत सोवियत खेमे का हिस्सा था। इस दौरान भारत और सोवियत संघ के संबंध बहुआयामी थे। ठीक, आर्थिक सोवियत संघ ने भारत के सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों की ऐसे समय में मदद की जब ऐसी मदद पाना मुश्किल था। सोवियत संघ ने भिलाई, बोकारो एवं विशाखापट्टनम के इस्पात कारखानों और भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स जैसी मशीनरी संयंत्रों के लिए आर्थिक और तकनीकी सहायता दी। भारत में जब विदेशी मुद्रा की कमी थी तब सोवियत संघ ने रुपयों के माध्यम बनाकर भारत के साथ व्यापार किया था। राजनीतिक में इनका क्या था? तो राजनीतिक में सोवियत संघ ने कश्मीर मामले पर संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के रुख का समर्थन किया। सोवियत संघ ने भारत के संघर्ष के गाढ़े दिनों, विशेषकर सन 1971 में, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सन 1971 में पाकिस्तान से युद्ध के दौरान सहायता की थी। भारत ने भी सोवियत संघ की विदेश नीति का अप्रत्यक्ष लेकिन महत्वपूर्ण तरीके से समर्थन किया था। सैन्य के मामले में तो भारत को सोवियत संघ ने ऐसे वक्त में सैनिक साजो सामान दिए जब शायद ही कोई अन्य देश अपनी सैन्य तकनीकी भारत को देने के लिए तैयार था। सोवियत संघ ने भारत के साथ कई ऐसे समझौते किए जिससे भारत संयुक्त रूप से सैन्य उपकरण तैयार कर सका। संस्कृति के मामले में तो हिंदी फिल्म और भारतीय संस्कृति सोवियत संघ में लोकप्रिय थे। बड़ी संख्या में भारतीय लेखक और कलाकारों ने सोवियत संघ की यात्रा की थी। जैसे यहाँ पर आपको काफ़ी प्रश्न दिए हुए हैं। आपका पहला प्रश्न है, सोवियत अर्थव्यवस्था की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए, सोवियत अर्थव्यवस्था में समाजवाद प्रभावी विचारधारा थी। ऑप्शन बी, उत्पादन के साधनों पर राज्य का स्वामित्व नियंत्रण होना। ऑप्शन सी, जनता को आर्थिक आज़ादी थी। ऑप्शन डी, अर्थव्यवस्था के हर पहलू का नियोजन और नियंत्रण राज्य करता था। तो इसमें आपका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी है कि जनता को आर्थिक आज़ादी थी। ऑप्शन आपका प्रश्न नंबर दूसरा, निम्नलिखित में कौन सा सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है? ऑप्शन ए, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच विचारधारात्मक लड़ाई का अंत। ऑप्शन बी, स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल CIS का जन्म। ऑप्शन सी, विश्व व्यवस्था के शक्ति संतुलन में बदलाव। डी, मध्य पूर्व में संकट। इसमें आपका ऑप्शन जो सही है वो है आपका डी, मध्य पूर्व में संकट। प्रश्न नंबर 3 आपका, सन 2001 के बाद भारत और रूस ने कितनी संधियों पर हस्ताक्षर किए थे? ऑप्शन है 20, ऑप्शन ए है 20, ऑप्शन बी 50, ऑप्शन सी 80, ऑप्शन डी 110, ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 50, ऑप्शन सी 80, ऑप्शन डी 110। तो इसमें जो आपका सही उत्तर है वो आपका सी, ऑप्शन 80। प्रश्न नंबर 4, भारत तथा रूस की मैत्री का मुख्य बिंदु है। ऑप्शन ए, द्विपक्षीय व्यापार। ऑप्शन बी, सामूहिक सुरक्षा। ऑप्शन सी, अधिक से अधिक आर्थिक संबंध। ऑप्शन डी, एकीकृत विदेश
विदेश नीति। इसमें आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सामूहिक सुरक्षा। भारत तथा रूस की जो मैत्री का मुख्य बिंदु था वो थी सामूहिक सुरक्षा। प्रश्न नंबर 5, सोवियत संघ के टूटने के बाद पूर्वी यूरोप का कौन सा देश शांतिपूर्ण तरीके से दो स्वतंत्र देशों में टूट गया? ऑप्शन ए अजरबैजान, ऑप्शन बी उज्बेकिस्तान, ऑप्शन सी यूक्रेन, ऑप्शन डी चेकोस्लोवाकिया। तो इसमें आपका जो ऑप्शन सही है वो है आपका डी, चेकोस्लोवाकिया। प्रश्न नंबर 6, सोवियत संघ के विघटन के बाद अलगाववादी आंदोलनों की शुरुआत कहाँ हुई? ऑप्शन ए तजाकिस्तान, ऑप्शन डी अजरबैजान, ऑप्शन सी चेचन्या दागिस्तान, ऑप्शन डी आर्मेनिया। तो इसमें आपका जो सही उत्तर है वो है चेचन्या दागिस्तान। प्रश्न नंबर 7, राजनीतिक जीवन को व्यवस्थित करने के लिए राजनीतिक रूप से कौन सी धारणा व्यवस्थित तरीके से उभरी? ऑप्शन ए समाजवाद, ऑप्शन बी उदार लोकतंत्र, ऑप्शन सी पूंजीवाद, डी इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, उदार लोकतंत्र। ठीक। प्रश्न नंबर 8 है, सोवियत संघ के विघटन के निम्नलिखित प्रभाव थे। ऑप्शन ए दुनिया एक ध्रुवीय हो गई, ऑप्शन बी शीत युद्ध समाप्त हुआ, ऑप्शन सी बिना हथियारों की दौड़ के साथ दुनिया भर में शांति कायम होना, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसमें आपका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 9 है, पूर्वी यूरोपीय देशों में सोवियत संघ के विघटन के बाद मुख्य परिवर्तन क्या थे? तो ऑप्शन ए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, ऑप्शन बी वित्तीय सहायता, ऑप्शन सी मुद्रास्फीति की दर, डी ये सभी। ऑप्शन डी जो है वो ये सभी। तो इसमें आपका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। ठीक। इसी तरह से यहाँ पर प्रश्न नंबर आपका 10, रूस मध्य एशिया और पूर्वी यूरोप में सत्ता का संक्रमण इससे प्रभावित था। ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ऑप्शन बी विश्व स्वास्थ्य संगठन, ऑप्शन सी विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ऑप्शन डी संयुक्त राष्ट्र संघ। इसमें आपका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी है, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ठीक। प्रश्न नंबर 11, शीत युद्ध का अंत संभव था क्योंकि? ऑप्शन ए यूएसए और सोवियत संघ ने एक मित्रता संधि पर हस्ताक्षर किए, ऑप्शन बी यूएस और यूएसएसए ने शांति के द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए, ऑप्शन सी यूएसए समाजवादी कारण का समर्थन करता है, ऑप्शन डी 1991 में सोवियत संघ का विघटन और पतन। तो इसमें आपका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, 1991 में सोवियत संघ का विघटन और पतन। बी प्रश्न नंबर आपका 12 है, नाटो का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए गैर लागू पर्यटक संगठन, ऑप्शन बी नौसेना अटलांटिक टूर ऑपरेशन, ऑप्शन सी उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, ऑप्शन डी उल्लेखनीय संबंध संधि गठबंधन। इसमें आपका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। नाटो का पूर्ण रूप क्या है? तो नाटो का पूर्ण रूप उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। ठीक। प्रश्न नंबर 13 है, बाल्टिक राज्यों के नाम हैं। ऑप्शन ए एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, ऑप्शन बी यूक्रेन, जॉर्जिया, बुल्गारिया, ऑप्शन सी इटली, जर्मनी, फ्रांस, ऑप्शन डी रूस, हंगरी, रोमानिया। इसमें आपका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। प्रश्न नंबर 14, सोवियत अर्थव्यवस्था के संसाधनों का मुख्य रूप से उपयोग किया गया था। ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी परमाणु और सैन्य शस्त्रागार तथा उपराज्य, ऑप्शन सी शहरों में आधारभूत संरचना, ऑप्शन डी उद्योगों की स्थापना। इसमें आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, परमाणु और सैन्य शस्त्रागार तथा उपराज्य। आपका यहाँ 15 है। प्रश्न नंबर 15, दूसरी दुनिया क्या है? ऑप्शन ए समाजवादी खेमे के देश, ऑप्शन बी सोवियत संघ, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी कम्युनिस्ट दल। तो इसमें आपका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए समाजवादी खेमे के देश। प्रश्न नंबर 16, सोवियत संघ कितने गणराज्यों को मिलाकर बनाया गया? ऑप्शन ए 28, ऑप्शन बी 13, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी 18। इसमें आपका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी 15।
सोवियत संघ 15 गणराज्यों को मिलाकर बनाया गया। प्रश्न नंबर 17 है, सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य किसे स्वीकार किया गया? तो ऑप्शन ए भारत को, ऑप्शन बी रूस को, ऑप्शन सी अमेरिका को, ऑप्शन डी कम्युनिस्ट पार्टी को। तो इसमें आपका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी रूस को। सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य रूस को स्वीकार किया गया था। प्रश्न नंबर 18, सोवियत संघ पर कम्युनिस्ट पार्टी ने कितने वर्ष तक शासन किया? ऑप्शन ए 50, ऑप्शन बी 25, ऑप्शन सी 70, ऑप्शन डी 10। इसमें आपका जो सही उत्तर है वो है सी 70 वर्ष तक। थैंक यू दोस्तों आज की क्लास के लिए।